हेलो स्टूडेंट। सो CSIR नेट जो आपके पास केमिकल साइंस का रहता है, उसके लिए जो आपके पास पेपर अभी आया था ना जून में, जून 2024 का जो पेपर था, ठीक है, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ओके। और जो इसमें एक्सप्लेनेशन है उनको समझेंगे कि जैसे यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर ये क्यों आ रहा है इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, एन आइसोइलेक्ट्रिक न्यूट्रल लीनियर नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ N5C5H5CuCu इज। सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो किस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है? लीनियर नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स है लीनियर नाइट्रोसाइल का, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है, न्यूट्रल भी रहता है। ठीक है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आप सबसे पहले देखिए ये किस टाइप का आपके पास, देखिए आपको लग रहा है कि ये कुछ रूल है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है, तो हाँ ये आपके पास है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपके पास ये रहता है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आप देखिए, तो उस रूल के अगर अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करें तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 19 इसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे पहला देखिए, ये जो ऑप्शन है N5C5H5Ni NO सॉरी 3, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पे चार्जेस लिखे हैं। ठीक है, तो N5C5H5 ये जो आपके पास है ये क्या है? इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास सेम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड आपको देखने को मिलेगा। और इन लिगेंड की संख्या कितनी होती है? 6। कितनी संख्या रहेगी इसकी? 6। ठीक है, और Ni निकल, निकल के पास जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रहेंगे? 10 इसके पास अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं निकल के पास। ठीक है ना, 10 ये हो गए, 6 ये हो गए, प्लस हमने इनको करना है 10 + 6, राइट। अब आप देखिए लास्ट में NO, NO यहाँ पर क्या है? लीनियर नाइट्रोसाइल लिगेंड है। ठीक है, लीनियर नाइट्रोसाइल लिगेंड की यहाँ पर बात की है, तो NO आपके पास एज आ लिगेंड यहाँ पर रहेगा। इसीलिए आप देखिए NO 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 सभी ऑप्शन में NO आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, पहली वाली स्टेटमेंट हमने समझी, इस वाले क्वेश्चन को हमने समझा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ रहे हैं? 19 आ रहे हैं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 19 थे। अब देखते हैं कि ये इसका राइट ऑप्शन है कि नहीं है। सेकंड आप देखिए, सेकंड यहाँ पर आपके पास दिया गया है N5C5H5 CrNO2 ट्वाइस, यहाँ पर ये दिया गया है। सो अगेन जो N5C5H5 है ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। जैसे कि हमने अभी बोला भी था कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 लिगेंड के जो पास है 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, वैसे ही क्रोमियम, क्रोमियम की अगर हम बात करें, इसके पास होती है 6 इलेक्ट्रॉन खुद के। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के होते हैं। और NO2 यहाँ पर है NO, NO के पास हमने बात की थी, किसके पास रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 है, NO के साथ 2 भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया 6। तो NO के पास कितने हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्रोमियम के पास 6 थे, इसके बाद 6 थे, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रूल भी कौन सा लग रहा है इसमें? 18 इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास MnCO3NO। इस ऑप्शन में अगर आप देखें, Mn है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ठीक है, और उसके बाद है कोबाल्ट, सॉरी CO, हाँ कोबाल्ट ही है। कोबाल्ट के पास कितने होते हैं? 2 अपने कोबाल्ट अपने पास इलेक्ट्रॉन रख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर क्या दिया गया है? CO3, CO3 है, मीन्स 2 × 3 हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 6। तो 7 + 6 हम करेंगे, और आपके पास NO आप यहाँ देखिए NO में 3 ही होते हैं, और इसके साथ 2 वगैरह कुछ नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3।
तो कितने होंगे आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लास्ट ऑप्शन है आपके पास FeCO2। तो इस ऑप्शन में आप देखिए Fe के पास है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के पास है 2, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 2 ही थे, इसके पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO के पास है 3, बट यहाँ पर साथ में क्या है 2 भी है, तो 3 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, राइट। तो 8 + 2 हो गए 10, 10 + 6 हो गए आपके पास 16। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास? 16। तो इन कंक्लूजन को हम देखेंगे तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 है, इसके पास 16 है, इसके पास भी 16 है, और यहाँ पर आप देखिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो रहेगा 19 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसका कंक्लूजन निकाला है कि जो इसके पास आपके पास ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दी गई है, इसमें राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 1 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया है। इसके पास 18 ही है, 16 है और इसके पास कितने हैं? 19 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए आंसर भी क्या रहेगा? 19 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें पूछा गया है इन दी अपर एटमॉस्फेयर की बात की गई है। यहाँ पर आपके पास जो FF6 है, SF6 यहाँ पर जो रहेगा वो जाता है फोटोलिसिस में। ठीक है, कहाँ पर जा रहा है ये? फोटोलिसिस में। तो फोटोलिसिस आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है? फोटोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर यूनिट में और यूज़ करा है लाइट को, और इसको हम साथ ही साथ क्या कहते हैं? फोटो डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स फोटोलिसिस क्या हो रहा है? मतलब एक जो केमिकल प्रोसेस है उसमें एक मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा स्मॉलर यूनिट में, जैसे वाटर हो गया, LCl हो गया, ठीक है, उसमें ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मीन्स जो SF6 है वो फोटोलिसिस में गया और उसने फॉर्म कर दिया आपके पास स्पीशीज A। ठीक है, A स्पीशीज फॉर्म की। तो ये जो A स्पीशीज है ये अगेन आपके पास O2 के साथ क्या कर जाएगी? रिएक्ट करके बना देगी स्पीशीज B। ठीक है, क्या बना रहा है? B। यहाँ पर O2 अगर आप देखिए दो ही चीज़ यहाँ पर ली गई है, पहला हमने लिया O2 और एक हमने लिया है SF6। तो बेसिकली हम लेंगे सल्फर एंड ऑक्सीजन की स्टेटमेंट को, जिसमें ये देखिए आप दो ऑप्शन यहाँ पर, इन दोनों में से सॉरी 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपके पास एक ऑप्शन राइट होगी, ये तो आपको पता ही है। बट आपने चूज़ करना है कि वो ऑप्शन राइट कौन सी हो रही है इस प्रोसेस में। ठीक है, ये रेडिकल बना रहा है तो इसके ऊपर हम भी रेडिकल लिख लेंगे, इसका निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या है? इन दी अपर एटमोस्फेयर SF6 अंडरगो फोटोलिसिस टू फॉर्म स्पीशीज A. Species A combined with O2 giving a radical B. The correct statement is. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, वो क्या रहेगी? Unpaired electron in A and B are located on sulfur and oxygen atom respectively. Unpaired electron in A and B are on sulfur atom only. Species A is diamagnetic, वो तो नहीं है क्योंकि हमें पता है कि स्पीशीज डायमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन A एंड B आर डिफरेंट। हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है किसमें? A एंड B डिफरेंट है, ये भी आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो आपके पास बची कौन सी ऑप्शन? दो ऑप्शन बची है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाली। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन A एंड B आर लोकेटेड ऑन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। इसमें बात की गई है कि जो A एंड B में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस वाली स्पीशीज में और इस वाली स्पीशीज में, वो लोकेट करे हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और B में वो बता रहे हैं कि सल्फर पे ही लोकेट करेंगे ओनली। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगी वो रहती है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है A एंड B में, वो कहाँ पर आपके पास लाए करेगी? ऑप्शन नंबर 1 में, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, SF6 की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो होती है आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? S, यहाँ पर आप देखिए ये आ गया F, इधर भी आ जाएगा F, 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 इस तरीके से आपके पास इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी F और F। इसके बीच जो एंगल है, आप देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो कितने का बन रहा है? 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर शो हो रहे हैं। मीन्स
इसकी आपके पास कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है? आपको स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ठीक है, जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोकेट करेंगे सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। ये तो मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक्सप्लेनेशन दी। जो SF6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का कंपाउंड है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि सिंथेटिक गैस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है टू इंसुलेट हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ये नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, कलरलेस गैस है। ठीक है, कलरलेस है मीन्स ऑर्डरलेस भी ये रहेगी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ COCN5Cl3 विद OH नेगेटिव गिव COCN5OH3 नेगेटिव। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है दूसरे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, मीन्स a chemical reaction where one functional group in a molecule or ion is replaced by another is called substitution reaction। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो आपके पास 2 टाइप का रहता है, आप सभी को मालूम है। एक हो गया इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो एंड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स कि वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ। मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को और क्रिएट करेगा एक प्रोडक्ट को। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल इसका अपोजिट आपके पास देखने को मिलता है। जैसे कि आपको ये जो प्रोसेस है वो बेंजीन में एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें देखने को मिलता है यूजुअली। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल समझे, हमने लेना है एक बेंजीन, हम ले रहे हैं बेंजीन। ठीक है, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में हमने लगा दिए इधर हाइड्रोजन H, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक है, और बेंजीन में ये हो गया। इसके साथ हमने क्या करना है, 2Cl2 को रिएक्ट करना है। इसको रिएक्ट किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर भी आ जाएगा नीचे क्लोरीन। ठीक है, और साथ में क्या बच गया, 2HCl। ये आपके पास बन गया रिमेनिंग। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन्स थे, ठीक है, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, क्लोरीन ने, और यहाँ पर आ गया क्लोरीन और यहाँ पर एलिमिनेट हो गया 2HCl। ठीक है, उसी प्रकार जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या था, Cl और यहाँ पे आ जाता है OH। क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो रिएक्शन तो करेक्ट है, बट ये जो रिएक्शन है ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास क्या शो कर रहा है, ये आपके पास शो करता है दिस मीन्स प्रोसेस इज स्लो। पहली बात तो ये प्रोसेस कैसा है, स्लो है। तो आप देखिए यहाँ पर स्लो वाली 2 ऑप्शन है, सॉरी ये वाली और ये वाली, फर्स्ट एंड थर्ड, स्लो वाली 2 ऑप्शन है। तो राइट जो आंसर रहेगा आपके पास इन दोनों में से एक ऑप्शन में ही रहेगा। प्रोसेस आपके पास स्लो है और ये डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द CO कॉम्प्लेक्स। तो ये किसकी, इस पे डिपेंड करेगा, CO कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रिएक्शन कैसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और प्रोसेस हमने अभी रिएक्शन के एग्जांपल करके देखिए, इसके प्रोसेस कैसा है, आपके पास स्लो है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है और इसीलिए ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन दी कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है आपकी CO कॉम्प्लेक्स की, उसी पे ये डिपेंड करेगा, CO कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, द रिएक्शन ऑफ N5C5Fe CH3CO2 विद PPH3 रिजल्ट इन। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और आपने बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा।
ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए सबसे पहले जो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है, ठीक है, कंपाउंड है वो सेम है, Fe सेम है। डिफरेंस कहाँ से आगे आ रहा है, यहाँ से आगे आ रहा है इन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक की जो आपके पास ये कंपाउंड है ये सेम रहेगा, यहाँ से आगे आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देख, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, CH3CO2 CH3CO2 दिया गया है, ठीक है। Fe तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से आगे ये दिया गया है प्लस PPH3 यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर और देखिए PPH3 तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। आपको इन्हीं में से आंसर देखने को एकदम क्लियर विजन है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें। ओनली यहाँ पर आपको देखना है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर, या तो ये रहेगा CH3CO या बन जाएगा CH3CO2, ठीक है, या रहेगा ये COCH3CO या फिर COCH3 और लास्ट में CO, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास COCH3 जो ये था COCH3, ठीक है, इसको एक साथ लिख दिया और यहाँ पर रिमेनिंग कितना CO बच गया, एक, उसको अकेला यहाँ पर साइड में लिख दिया और PPH3, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं किया है, इन दोनों को रिएक्ट किया आपस में और प्रोडक्ट आपने इसमें से सिलेक्ट करना था कि कौन सा इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो वो प्रोडक्ट रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट इस लेक्चर में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉल इज रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ एट द कांस्टेंट ग्राउंड स्पीड। तो बॉल रोटेट करेगी सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, कांस्टेंट ग्राउंड स्पीड में ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चेंज इन इट्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, वो सही रहेगी जब हम बात करेंगे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के टर्म में। तो आपको अगर ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन किसका है, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल ही में ही ध्यान देना है, हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपके पास अपना खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जून 2024 के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा, सबसे पहले तो आपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, कि हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि जो बॉल है वो कैसे घूम रहा है, रोल कर रहा है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, कांस्टेंट ग्राउंड स्पीड में। तो यहाँ आपको एक हिंट देखने को मिलता है, यहाँ पे बात की गई है कांस्टेंट ग्राउंड स्पीड के बारे में। स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। तो यहीं से आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसमें तो कोई भी पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास कोई भी जो नीड है वो नहीं देखने को मिलती है, देयर इज़ नो नीड टू बी चेंज इन देयर पैटर्न, ठीक है। उसके पैटर्न को चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हम इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा गया था बोथ चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, only the latitude changes at a constant rate, only the longitude changes at a constant rate। तो यहीं से आप आइडिया देखो, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट अगर कोई चीज़ रोटेट कर लिया है तो उसके हमारे को इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करें, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली अपनी जगह में घूम रही है। इसीलिए हम इसका जो आंसर है वो दे देंगे, देयर इज़ नो नीड टू बी चेंज इन देयर पैटर्न, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको इस बार जून 2024 के एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।